नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक डील की जिसका शायद एक लंबे समय से इंतजार था, जिसकी वजह से भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में तनाव की स्थिति भी बीते 1 साल से देखी जा रही थी। बात करेंगे भारत यूएस ट्रेड डील की, क्योंकि अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया और 50% से रेसिप्रोकल टैरिफ हटाकर अब 18% कर दिया है। लेकिन इसके बीच में एक पेच फंस रहा है। पेच है रूस वाली शर्त का, रूसी तेल वाली शर्त का, जिस पर भारत ने अपना रुख अभी साफ नहीं किया है। एक पेच ये फंस रहा है तो दूसरी तरफ इतनी बड़ी डील हुई है, टैरिफ भी घटाया गया है और विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। विपक्ष न सिर्फ प्रदर्शन कर रहा है बल्कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा है कि ये डील मोदी पर दबाव का परिणाम है। तो क्या वाकई में देश के साथ समझौता हुआ है आर्थिक स्तर पर, या फिर हकीकत क्या है? आज इसी को लेकर करेंगे हम सीधी बात और साथ ही बहस करेंगे कि क्या इस डील का वाकई में एक सकारात्मक संयोग, सकारात्मक प्रयोग देखने को मिलेगा या फिर सिर्फ ख्याली पुलाव ही बनकर रह जाएंगे। सच और हकीकत के बीच के तराजू में इसे तोलने की हम कोशिश करेंगे। जिस तरह की राजनीति हो रही है उस पर भी हम करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पर ये सुनिए कि किस तरीके से पीयूष गोयल ने इस डील को महा डील बताया है और राहुल गांधी के आरोपों का भी जवाब दिया है। मित्रों, मैं मानता हूं कि इस ट्रेड डील से हमारे जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग है, एमएसएमई सेक्टर है, हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर के सभी प्लेयर्स, चाहे ऑटो कंपोनेंट्स बनाते हो, एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाते हो, इंजीनियरिंग के अलग अलग प्रकार के सामान अमेरिका में बेचने का काम करते हो या भविष्य में करना चाहें, हमारे टेक्सटाइल क्षेत्र, हमारा जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर, हमारा लेदर गुड सेक्टर, हमारा मरीन गुड सेक्टर, सभी को ढेर सारे अवसर, ढेर सारे मौके इस ट्रेड डील के माध्यम से मिलेंगे। देश की प्रगति से नफरत है। राहुल गांधी जी को हमारी बहनों से, हमारे युवा युवतियों से कोई नाराजगी है जो उनका उज्जवल भविष्य उनसे देखा नहीं जाता है? उन्होंने जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को कि इस नकारात्मक सोच के पीछे वो क्या चाहते हैं। और मित्रों, मैं पूरी तरीके से निंदा करता हूं राहुल गांधी जी और उनके सभी पार्टी और मित्र पक्ष के नेताओं का, जो इस प्रकार की ओछी सोच, नकारात्मक सोच फैलाने का पाप कर रहे हैं। वो भारत का उज्जवल भविष्य नहीं चाहते। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी। 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं तो कहीं पर स्वागत हो रहा है इस डील का। किस तरह की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, सुनिए जरा। ये तरीका प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक है और इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडिया अलायंस का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। इट इज एन इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर when the government is ready to answer each and every question and when the government is ready to give us details. You should understand. कांग्रेस कोई भी अच्छा चीज का तारीफ नहीं कर सकते हैं, वो आदत बन चुका है। अगर कांग्रेस कभी अच्छा चीज का तारीफ करेंगे तो उसको भी लोग थोड़ा थोड़ा तो क्रेडिट देंगे। वो खुद तो काम नहीं कर पाते हैं और अच्छा चीज, देश के लिए कोई भी कामयाब, देश के लिए कोई भी उपलब्धि कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता है। ये कांग्रेस खुद ही दर्शाते रहते हैं। ये ट्रेड डील
हमने की है, या डोनाल्ड ट्रंप ने माई वे और हाईवे के आधार पर किया। किसी चीज पे 2-3% था, उसको 50 ले गए, फिर 18 ले आए। मतलब ये क्या चल रहा है? परसुएशन नहीं, प्रेशर। और हमने क्या किया? जीरो। अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? अमेरिकन प्रेसिडेंट। क्या हमने अपनी पूरी संप्रभुता गिरवी रख दी है? ये सवाल आपके माध्यम से पूरे देश के लिए। विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी ने जिस तरह से लोकतंत्र की और सदन की अवमानना की है, स्पीकर की रूलिंग के बावजूद बार बार उसकी अवहेलना की है, नियमों का पालन तो करना दूर, बार बार स्पीकर के कहने के बावजूद वो विषय पे बोले नहीं। और यहां तक जब कहा गया कि जिस चीज का उल्लेख यहां पे नहीं हो सकता, जो पुस्तक छपी नहीं, उसके बावजूद उसके बारे में। और यही नहीं, उनका मंशा केवल एक थी, आज अगर आप एक लाइन से देखेंगे, कि भारतीय सैनिकों का अपमान करना। तो एक तरफ इंडिया यूएस ट्रेड डील है तो दूसरी तरफ राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है। ऐसे में कई सवाल हैं जो बहुत जरूरी है, जिनके इर्द गिर्द आज करेंगे हम सीधी बात। एक एक कर सबसे पहले आपके सामने वो सवाल रख देते हैं, क्या भारत ने इस डील में आर्थिक समझौता किया है? क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो क्या वाकई में समझौता हुआ है? हकीकत क्या है, सच क्या है? दूसरा अहम सवाल, भारतीय बाजार सेंसेक्स निफ्टी को क्या फायदा, क्या नुकसान? क्या जो उछाल देखा गया वो अभी मौजूदा फौरी तौर के लिए था या एक दूरगामी परिणाम भी देखने को मिलेंगे? तीसरा सवाल, क्या मोदी सरकार पर अमेरिकी दबाव था? विपक्ष का आरोप कितना ठोस है जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, जो विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है? चौथा सवाल, भारत के किसानों और छोटे कारोबारियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? यह भी जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कहा जा रहा है कि इससे किसानों को लाभ होगा, किस तरीके से लाभ होगा समझेंगे। रूसी तेल वाली शर्त क्या हकीकत और क्या यह भारत के हित में था? ये पांचवा सवाल जिसके इर्द गिर्द आज करेंगे हम सीधी बात। तो ये वो सवाल है जिनके इर्द गिर्द आज सीधी बात होने वाली है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे, जिनसे हम सवाल करेंगे और इस पूरे विषय को समझने की कोशिश भी करेंगे। समझेंगे कि ये डील भारत के लिहाज से कितनी फायदेमंद साबित हो सकती है या फिर सिर्फ अमेरिका को ही इसका फायदा होने वाला है। रूसी तेल वाली जो शर्त है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से कोई रुख साफ नहीं किया गया है, ना ही बीजेपी के किसी दिग्गज नेता की तरफ से रुख साफ किया गया है, इसकी असल हकीकत क्या है? विपक्ष जो तमाम आरोप लगा रहा है उनकी हकीकत क्या है? इसके साथ ही शेयर बाजार में जिस तरीके का उछाल देखने को मिला, क्या ये उछाल सिर्फ अभी के लिए, मौजूदा स्तर के लिए है या फिर दूरगामी परिणाम भी इसके देखने को मिलेंगे? तो ये वो तमाम सवाल जिनके इर्द गिर्द आज करने वाले हैं हम सीधी बात। तो आइए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं और एक एक कर अपने मेहमानों का परिचय भी हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अमित तिवारी जी हैं, जो कि इस चर्चा का हिस्सा है। जावेद अंसारी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। इसके साथ ही डॉक्टर राम श्रीवास्तव फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले राम श्रीवास्तव जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है, बीते एक साल से लगभग उठापटक इस डील को लेकर देखा जा रहा था, चल रही थी। व्यापारिक तनाव भी इसकी वजह से दोनों देशों के बीच देखे जा रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे इन तनाव को विराम मिल गया हो। क्या ये वाकई में हकीकत है? क्योंकि कहीं ना कहीं लूप होल नजर आ रहा है, जो रुख है वो स्पष्ट नहीं है, विशेष तौर पर रूसी तेल वाली शर्त। अनम्यूट कीजिए पहले प्लीज, डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अनम्यूट कीजिए पहले ऑडियो। आवाज आ रही है मेरी? जी आपको? अब आवाज आ रही है, यू आर ऑडिबल नाउ। हेलो जी जी आप ऑडिबल है, बोलिए। लुक हियर, रूस के से तेल नहीं खरीदने की ऐसी कोई शर्त नहीं है, ना हमने उसके लिए हामी भरी है, क्योंकि हमारी स्पष्ट नीति है कि राष्ट्र हित में जो भी उचित होगा वही हम करेंगे। रहा सवाल वेनेजुएला से तेल खरीदने की अनुमति देना, वो अनुमति देने वाले कौन होते हैं? वो तो वेनेजुएला से हम पहले भी तेल खरीद रहे थे। हमारा वहां से जो तेल आ रहा था उसमें सल्फर ज्यादा होने के कारण उसकी जो रिफाइनिंग प्रोसेस है वो काफी जटिल है। वो भारत में उपलब्ध है, इवन अमेरिका में उपलब्ध नहीं है। तो वेनेजुएला का तेल तो भारत ही खरीद रहा था और अभी भी खरीदेगा। जहां सस्ता मिलेगा वहां मिलेगा, हम खरीदेंगे। ईरान से सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेंगे, और यही पॉलिसी हमारी दृढ़ रही है। रहा सवाल ये टैरिफ बम का, जो एक नाटक चला था, अब अगर ट्रम्प की सभी बातों को आप सही मान लें तो उन्होंने क्या कहा था
कि भारत पाकिस्तान के बीच में मैंने सीज फायर कराया था क्या? सरासर झूठ है। हमने हमेशा मना किया है, लेकिन फिर भी बोले चले जा रहे हैं। वो एक बड़बोले व्यक्तित्व है। यद्यपि हमने डिप्लोमेटिक चैनल के द्वारा अपने जो आर्थिक हित हैं उनकी सुरक्षा की है। पहली सुरक्षा किसकी की है? किसानों की है। दूसरी किसकी की है? डेयरी के प्रोडक्ट्स की है। हम विदेशों से वो चीजें यहाँ नहीं आने देंगे, और जो समुद्री जीव जंतु हैं उनको हम बहुतायत से वहां अमेरिका भेज रहे थे, उन पर अगर इतना हैवी टैक्स लगा रहता तो यहाँ जो गरीब मछुआरे हैं वो परेशान होते। निश्चित रूप से वो सब कंडीशंस हमने सामने रख के और डील किया है। डील का मतलब ही समझौता होता है। डील में एक तरह की अगर उसका आप ट्रांसलेशन करेंगे तो समझौता, हमारा समझौता इस बात पर सहमति हो गई है कि ये माना कि 3% से बढ़ाकर उन्होंने 18% कर दिया है। पहले 50 कर दिया था, बीच में दोष देते थे कि हम 500 कर देंगे, कहा कि 200 कर देंगे। लेकिन हकीकत ये है कि ये सब डिप्लोमेटिक प्रेशर टेक्निक थी, और जो पूरी दुनिया से उथल पुथल मच गई, जियो पॉलिटिकल स्थिति इसके कारण गड़बड़ा गई, शेयर मार्केट पूरी दुनिया के उथल पुथल हो गए। लेकिन भारत ने धैर्य बताया, भारत ने उनके कोई कमेंट नहीं किया ऑफिशियली, और जल्दी ही उनको समझ में आ गया कि जब भारत ने इस ट्रेड डील की धौंस के कारण यहाँ से रॉ मटेरियल भेजना बंद कर दिया, दवाइयां भेजना बंद कर दी, तो आज अमेरिका में क्या हालत हो गई? लाइफ सेविंग ड्रग जो है 5 गुना से लेकर 10 गुना तक महंगी हो गई, वहां मिल नहीं रही हैं। इससे वहां की जनता में असंतोष हो गया है। ट्रम्प के विरुद्ध वहां पर एक तरह से आंदोलन चल पड़ा है। वो कितना भी छुपाने की कोशिश करें, अमेरिका का हित इसी में है कि भारत से वो अच्छे संबंध बनाए रखे और एक साफ सुथरी नीति के अंतर्गत व्यापार करे। और उस व्यापार से ये कहना, अब अगर 18% टैक्स लगाए तो इसका क्या भारत के ऊपर असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हम जो सामान वहां भेजेंगे उस सामान पर 18% टैक्स अगर लगेगा तो वो टैक्स का वजन किस पर पड़ेगा? अमेरिकन पर पड़ेगा, भारत पर नहीं पड़ेगा। और जो अभी हम उनसे जो चीजें खरीदेंगे वो कौन सी खरीदे आएंगे? ज्यादातर हम जो है टेक्निकल चीजें खरीदते हैं, हवाई जहाज के इंजन खरीदेंगे, उन हथियारों के कलपुर्जे खरीदेंगे जो कि हमारे यहाँ नहीं बन रहे हैं, या उनका उपयोग डिफेंस में हो रहा है या दूसरी जगह हो रहा है। तो देखिए ये एक मृग तृष्णा जैसा वातावरण बना दिया है। विरोधी लोग चूंकि उसका सिर्फ एक ही मकसद देते हैं, उसका विरोध करना, तो कहते हैं कि ये तो गुब्बारा है और गुब्बारा फूट जाएगा। अरे क्या गुब्बारा है भाई? और फिर ये कहा जाता है कि ये क्यों किया गया है दबाव, ये मुझे पता है या मोदी को पता है। अगर आपको पता है तो बताते क्यों नहीं हो? ये सब बातें सिर्फ महज एक अनावश्यक रूप से बगैर जानकारी हासिल किए, कि अभी उसके डिटेल्स तो आए नहीं है, सरकार ने उसकी ऑफिशियली घोषणा तो की नहीं है। इसके पहले ही हम उसको चिल्ला रहे हैं कि अरे अरे ये तो गड़बड़ हो गया, हमने घुटने टेक दिए और उनके आगे दबाव आ गया। अरे दबाव क्या आ गया भाई? हम जो स्वतंत्र राष्ट्र हैं, हमारी मर्जी होगी वहां से हम चीज खरीदेंगे, और उसका प्रमाण ये है। बिल्कुल, भारत का रुख इस पर अभी स्पष्ट नहीं है, इस पर साफ नहीं है। और ये पीएम मोदी ने जो ट्वीट किया, जो एक्स पर पोस्ट उन्होंने शेयर किया, उससे भी साफ नजर आता है। अमित तिवारी से लेकिन मेरा यही सवाल रहेगा, देखिए रुख तो स्पष्ट नहीं है अमित तिवारी जी, ये तो हम समझ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप अगर अपनी तरफ से ये पोस्ट शेयर करते हुए कहते हैं कि भारत रूसी तेल वाली जो शर्त वो रखते हैं, रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, लेकिन प्रधानमंत्री इसको लेकर कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं देते हैं या फिर कोई बात नहीं करते हैं, तो ये बड़ी कूटनीतिक जीत तो है कि टैरिफ 50% से 18% पर आ गया। लेकिन क्या आप इस बात को क्लियर करेंगे कि क्या क्या रियायतें दी गई हैं इस कूटनीतिक जीत के पीछे? मोनिका जी, सर्वप्रथम तो जो ट्रेड डील इतने महीनों से जो लंबित था वो आज हो चुका है। कुछ एक सप्ताह पहले हमने मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स जिसे कहते थे ईयू के साथ वो साइन किया। आज हो सकता है कि शायद वो दबाव रहा हो ट्रंप के ऊपर कि ईयू के साथ इतनी बड़ी ट्रेड डील साइन हो गई और वहां से इतना बड़ा एक लॉस हो सकता है, एक वो अज्यूम कर रहे हो कि हो सकता है उनके देश को हो, तो उन्होंने ये ट्रेड डील साइन कर ली। अब पहली बात। दूसरी बात, देखिए ट्रंप ने जब से वहां पर वो प्रेसिडेंट बने हैं
उन्होंने पूरी दुनिया का जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसमें एक उथल पुथल मचा के रखी हुई है। हाँ। उनके एक एक बयान से देशों के शेयर मार्केट गिर जाते हैं, देशों के शेयर मार्केट कोलैप्स हो जाते हैं। वेनेजुएला के तो प्रेसिडेंट को ही वो उठा कर ले आए हैं, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने दबाव की राजनीति करने का प्रयास किया और हमने बिना किसी रिएक्शन के, ना उनको एक शब्द कहे हुए जो लेवरेज हमने क्रिएट किया, वो सराहनीय है और इसकी आपको सराहना करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब जी ने भी बहुत स्पष्टता से बताया किस तरीके से कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कभी नहीं कहा कि हम अपना ट्रेड किससे करेंगे किससे नहीं करेंगे, ये बताने वाला अमेरिका नहीं होता है। और हमने हर एक मंच पर, जयशंकर जी ने स्वयं वैश्विक मंच पर यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी देश हमें ये डिक्टेट नहीं कर सकता है कि हम किसके साथ बिजनेस करें किसके साथ बिजनेस नहीं करें। हाँ, रशिया के साथ हमारा ऑयल का इंपोर्ट घटा है। वो किन कारणों से घटा है? क्योंकि अब हमें वो उस लेवल पर डिस्काउंट नहीं मिल रहा है जैसा पहले मिलता था, तो उस वजह से हमने उसको कम करके अपने दूसरे, जब मार्केट रेट पर ही अगर सबसे लेना है तो हमने नए आयाम अपने तलाशने शुरू किए। लेकिन जिस तरीके से ये आज 18% पे, आप देखिए ना, जिस दुनिया के कई ऐसे देश हैं, रशिया हो, ब्राजील हो, चाइना हो, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईयू, सिर्फ ईयू से हम ज्यादा दे रहे हैं, यूरोपियन यूनियन से। बाकी सभी अन्य देशों से हम कम दे रहे हैं और बांग्लादेश से तो 2% हमारा कम है, पाकिस्तान से और भी 3% हमारा कम है। तो जो एक विपक्ष कहता था कि बांग्लादेश से ट्रेड डील हो गई, पाकिस्तान से ट्रेड डील हो गई, देखिए भारत से ट्रेड डील नहीं हो रही है, तो आज जिस स्थिति पे आकर ट्रेड डील हुआ है वो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सराहना करनी पड़ेगी, उनकी तटस्थता की सराहना करनी पड़ेगी। जिस मजबूती के साथ उन्होंने भारत के पक्ष को रखा है उसकी सराहना करनी पड़ेगी और ये सराहना आप जितनी करें उतनी कम है। तीसरी बात मैं कहकर अपनी बात को विराम दूंगा कि जिन लोगों को, देखिए, हो सकता है कि विपक्ष को मौजूदा भारत का नेतृत्व पसंद नहीं आ रहा हो सकता है मोदी जी को वो पसंद ना करते हो सकता है 56 इंच का जो छाती है मोदी जी की वो उनको रास ना आती हो, लेकिन जो डेड इकोनॉमी, जो अपने देश को डेड इकोनॉमी कहते हैं, उसको आगे लेकर चलना और उस पर अपनी राजनीतिक गोटियां खेलना, ये कितनी निंदनीय बात है और कितनी शर्मनाक बात है। चलिए इसी बात को क्लैरिफाई कर लेते हैं। जो आप भी कह रहे हैं कि निंदनीय है, शर्मनाक है, जो आपने कहा कि निंदनीय है, शर्मनाक है, हमने पीयूष गोयल को भी सुना, उन्होंने कहा कि गुमराह करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। तो इस बात को जरा विस्तार से जावेद अंसारी जी जवाब दे पाएंगे। जावेद अंसारी जी, इतनी बड़ी डील होती है, ठीक है, जिसका हर तरफ से स्वागत हो रहा है, तो फिर विपक्ष इस पर राजनीति क्यों कर रहा है? क्यों राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं? क्यों राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये मोदी पर दबाव का परिणाम है? इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? किस तरह का दबाव आपको महसूस हो रहा है, कूटनीतिक, आर्थिक या फिर राजनीतिक? जी मोनिका जी, ये जो लोटस है हमारे देश के, लोटस ने पूरे देश को आर्थिक गुलाम बना दिया अमेरिका का, जिसको पोटस बोलते हैं। आज स्थिति ये है, जो ये ट्रेड डील हुई है, ये भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने कल रात ट्वीट किया था, सोशल मीडिया पर डाला था कि ट्रेड डील हो गई है। उसमें क्या कहा गया है कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो है 25% से घटाकर 18% कर दिया है, लेकिन 25% तो प्यूनिटिव टैरिफ लगाया था कि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे थे तो हमारा टैरिफ 50% था। तो सीधे सीधे लिखा है ट्रंप ने कि 25 से 18% किया है, 50 से 18 नहीं किया है। लेकिन आज देश की मीडिया क्या दिखा रहा है कि 50 से 18% कर दिया है। ना एग्रीमेंट की कॉपी आपके पास है, ना एग्रीमेंट की कॉपी भाजपा के प्रवक्ता के पास है। और जबकि होना क्या चाहिए था, पीयूष गोयल बाहर प्रेस वार्ता करे, उन्हें संसद की पटल पे लाके रखना चाहिए था। अगर एग्रीमेंट हुआ है तो क्या उसके मानक है, क्या नहीं है। सीधे सीधे वो धमकी दे रहा है ट्रंप कि $500 बिलियन का आयात करेगा भारत। भाई ये कौन है कहने वाला कि हम 500 बिलियन का आयात करेंगे? और कृषि क्षेत्र को पूरी तरीके से खोल दिया गया। और जिस तरीके से हमारे किसान जो खेती करते थे, उनकी खेती की हत्या करने का यह एग्रीमेंट है। आज किसान सड़क पे आ जाएगा, क्योंकि पहले जो टैरिफ लगता था, हम जो आयात करते थे भारत में अमेरिका का कोई भी सामान, उस पे 50 से 70% तक टैरिफ लगता था। अभी मोदी जी ने उसे 0 कर दिया और हम पे 3% टैरिफ लग, 0% से लेकर 3%, उसको 18
5% कर दिया। अगर ये ट्रेड ऑफ मदर डील है तो लानत ऐसी सरकार पे जो 3% से बढ़ाकर टैक्स 18% दे दी है। और पहले हम टैरिफ लगाते थे 50% और हम 0 देंगे तो $1 बिलियन जीरो ड्यूटी देनी पड़ेगी। मतलब कोई भी इंपोर्ट का जीरो ड्यूटी। तो सारा बाजार मोदी जी ने अमेरिका के लिए खोल दिया है। अब रही वेनेजुएला ऑयल की बात, हम लेते थे तेल, लेकिन वहां के तेल की क्वालिटी जो है, क्रूड ऑयल जो है, वो बहुत ही घटिया किस्म का है। उसका खर्चा जो रिफाइन करने का आता है वो बहुत ज्यादा आता है। उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कौन बियर करेगा? वेनेजुएला का है और रशिया का है। मोदी जी घबरा गए हैं। अगर घबराते नहीं तो चाबार पोर्ट से ईरान में जो बंद है, जिसमें भारत ने $120 मिलियन इन्वेस्ट किए थे, वो बाहर आ गए उस एग्रीमेंट से। तो अगर डरते नहीं तो हम तो सच रखते हैं देश के सामने, लेकिन जो सरकार है वो झूठ रखती है। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आर्य, मैं आप ही के पास आऊंगा सर इसके बाद। बोलिए बोलिए, आप अपनी संसद बात के पटल पे रखना चाहिए कि अगर कोई भी एग्रीमेंट हुआ है संसद के पटल पे रखना चाहिए। जब रात डील हुई है तो सुबह संसद में लेके आना चाहिए था कि हमने ये डील की है। अब कृषि क्षेत्र को भी खोल दिया। वहां के किसान जो है यहाँ पे आयात करने को तैयार उत्सुक बैठे हैं। मक्की जो कृषि मंत्री है रॉलिंस, सेक्रेटरी जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी है, मंत्री है, वो कह रही है कि अब हमारे किसानों के चांदी होने वाली है, क्योंकि हमारे सारे किसानों का जो माल है वो भारत में भी बिकेगा, क्योंकि भारत सबसे बड़ा बाजार है। ये किसानों की खेती की हत्या करने वाला एग्रीमेंट है। मोदी जी पूरी तरीके से झुक गए। अभी ये मीडिया को झुकने वाली बात आप कर रहे हैं, ये जो झुकने वाली बात अगर आप कर रहे हैं, जो एक बड़ी डील हुई है, जिसका हर तरफ स्वागत हो रहा है, लेकिन विपक्ष उस पर प्रधानमंत्री के लिए, या फिर आप यहाँ पर प्रधानमंत्री के लिए नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर आप अपने देश के लिए कह रहे हैं। बेशक आप प्रधानमंत्री, मैं आ रही हूँ अमित तिवारी जी, आप ही जवाब देंगे, लेकिन बेशक आप यहाँ प्रधानमंत्री के नाम का जिक्र कर रहे हैं। पर ध्यान रखिए, जब ये दो देशों के बीच की डील की बात है तो यहाँ प्रधानमंत्री पर निशाना न साधते हुए अपने देश के लिए कह रहे हैं जावेद अंसारी जी कि आपका देश झुक गया है, आपका देश दबाव में है। इन बातों का ध्यान रखिए। 50 से 18% इसीलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि टैरिफ जो है, आयात शुल्क टैरिफ 25% से घटकर 18% किया गया। यह भी अमेरिका प्रशासन ने क्लियर किया है, कहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना अगर बंद कर दिया, जो वो कह रहे हैं, हालांकि हमारी तरफ से इस पर रुख साफ नहीं है, पर वो कह रहे हैं कि तेल खरीदना बंद कर दिया, भारत मान गया, इसीलिए जो 25% का अतिरिक्त टैरिफ है वो भी हट जाएगा। इसीलिए 50 से 18 की बात हो रही है। अमित तिवारी जी, हटा नहीं ना 45% हुआ ना, हटा नहीं ना, अभी क्लियरिटी नहीं है ना, 45% ही मानेंगे, 18% मानेंगे। देखिए मोनिका जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि डिटेल्स नहीं आई है, डिटेल्स पर सदन पे नहीं रखा गया, तो जाहिर सी बात है कि उनको भी पता नहीं है कि क्या डिटेल्स है। अगर उन्होंने पीयूष गोयल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना होगा तो उन्होंने बात कह लीजिए, बात सुन लीजिए। देखिए, स्पष्ट होने के लिए आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप बोलते रहेंगे, इसलिए भगवान ने 2 कान 1 मुंह दिया है ताकि आप सुने ज्यादा, बोले कम। सुनना पड़ेगा। पीयूष गोयल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पष्टता से कहा है कि ना हमारे इस कृषि का हित को कॉम्प्रोमाइज किया गया है, ना ना डेयरी पालकों का हित उसमें कॉम्प्रोमाइज किया है, ना मछली पालकों का हित उसमें कॉम्प्रोमाइज हुआ है। ऐसे किसी भी मुद्दे को जहां पर कि देश के किसानों का, मछुआरों का, डेयरी दूध उत्पादकों का अगर हित कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात है, ऐसा कुछ भी इस डील में नहीं हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अभी डिटेल्स पे वर्क हो रहा है, ये डिटेल्स अभी आने वाले हैं और हम मिलकर ज्वाइंट डिक्लेरेशन, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो जब ज्वाइंट अभी करेंगे, जब वो डिटेल्स, नीति डिटेल्स आने वाली है, जब किस पे कितना टैक्स लग रहा है वो पता चलने वाला है, तो किस अनुमान पे ये कह रहे हैं कि नहीं लगा है टैक्स, या नहीं हटा है टैक्स, या इस पे टैक्स ज्यादा बढ़ा दिया, या कृषि पे टैक्स ज्यादा बढ़ा दिया, किसी के लिए उत्पाद खोल दिया, किस एग्जांपल से बोल रहे हैं? तो जावेद अंसारी जी वेट करना होगा ना, जैसे अमित तिवारी जी भी कह रहे हैं, डिटेल्स का तो वेट करना होगा। एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या साझा बयान होगा जिसमें सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। फटाफट से आंसर दीजिए, फिर ब्रेक का समय हो रहा है। भ्रम फैलाने का काम कर रही है। मैं यही कहूंगा, अगर कॉमर्स मिनिस्टर को ही नहीं पता एग्रीमेंट में क्या है, तो फिर किस बात का कॉमर्स मिनिस्टर है वो? मैंने साइन किया एग्रीमेंट, किसने साइन किया है? अगर कॉमर्स मिनिस्टर आपको नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता है, मुझे नहीं। अरे भाई साहब, आपको अगर कार्य प्रणाली की जानकारी नहीं है, मान्यवर, अगर आपको कार्य प्रणाली की जानकारी नहीं है,
तो मैं चाहूंगा कि आप राहुल गांधी जी के साथ मुझे बैठें। आपसे हम लौटेंगे इस चर्चा को मैं- सर सीधे आप ही के पास आते हुए, अनिल जैन जी के पास आते हुए, जैसे ही ये डील होती है, सामने आती है इस डील की खबर, उसके बाद शेयर बाजार में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिलता है। क्या ये जो उछाल है, ये जो रिजल्ट देखने को मिला, इसके दूरगामी परिणाम होंगे या फिर ये अभी अभी के लिए कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, एक लिमिटेड सेंटिमेंट रैली है, या फिर वाकई में इसके दूरगामी परिणाम शेयर बाजार में देखने को मिलेंगे? जैसे अभी बाकी स्पीकर्स ने बताया कि अभी तक कोई भी एग्रीमेंट हमने नहीं देखा है जी। एग्रीमेंट पब्लिक डोमेन में नहीं है जी। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि उस एग्रीमेंट के अंदर एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। शेयर बाजार जो है वो एंटीसिपेशंस पे या र्यूमर्स पे या स्पेकुलेशन पे चलता है। डील हो गई, 50 से 18 हो गया, बस शेयर मार्केट के लिए उतना ही काफी है। ये कोई तेजी परमानेंट नहीं हो सकती। अभी अपने को कुछ भी नहीं मालूम है कि डील के कंटेंट्स क्या हैं। अल्टीमेटली हम लोग बॉलिंग एंड बैटिंग कर रहे हैं एक पिच पे जिसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। डेफिनेटली एक बात कहूंगा कि ये अगर जो भी डील हुई है, हमें ये समझना पड़ेगा कि आज प्रेजेंट में क्या सीन है। हम पास्ट में नहीं रह सकते, भूतकाल में नहीं रह सकते, हमें आज की बदली हुई परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। कोई कहे कि जी पहले ट्रंप ने ड्यूटी नहीं, अमेरिका ने ड्यूटी नहीं लगाई थी, अभी आपने 0% या 3% की जगह 18% एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा नहीं है। आज के जो संदर्भ में बात की जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आज का वो पुराना जमाना नहीं है। ट्रंप इज ए टफ नेगोशिएटर फॉर अमेरिका and we have to practically face and we have to understand the realities and need for India also. ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका को हम इग्नोर करके नहीं चल सकते, अमेरिका को भी इग्नोर नहीं कर सकते, हम रशिया को भी इग्नोर नहीं कर सकते। एंड वी हैव टू वॉक ऑन दिस टाइट रोप, क्योंकि हमारे अमेरिका से बहुत सारे हित जुड़े हुए हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन हो, डिफेंस के स्पेयर पार्ट्स हो, टेलीकम्युनिकेशन आदि हो। तो अगर ये सब फील्ड्स हैं और अगर वहां पे कोई बार्गेनिंग वो लोग कर रहे हैं तो वी विल हैव टू गेट इनटू दिस बार्गेनिंग एंड वी विल हैव टू एक्सेप्ट कि जो रियलिटी है और उसी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। और मोदी जी के लिए एक और चैलेंज था एम्प्लॉयमेंट का, कि देश में एम्प्लॉयमेंट देने का, क्योंकि जब तक यूएस का एक्सपोर्ट नहीं खुलता तब तक यहाँ के एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को बहुत बड़ा झटका पड़ लग रहा था। टेक्सटाइल है, फार्मा है, मेरीन है, फुटवेयर है, जेम एंड ज्वेलरी है, ये सब ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। इट इज नॉट जस्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सपोर्ट, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल। अनिल सर, अगर हम मोटे मोटे शब्दों में समझे ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी क्लैरिफाई हो सके और उनको भी चीजें समझ में आए। बेशक इस डील के अंदर की जो बातें हैं वो अभी पूरी तौर पे सामने नहीं आई हैं, अभी मोटी मोटी हेडलाइंस ही हमारे सामने हैं, लेकिन अगर इसके जरिए हम ये समझे कि लोगों को क्या मिल रहा है इस डील से, किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, तो वो जरा क्लियर कीजिए। मुझे इसको अभी हम फायदे और नुकसान के एंगल से नहीं देखेंगे। अबे हमें एक वर्किंग अरेंजमेंट बनाना जरूरी था बिटवीन यूएस एंड इंडिया। हम उनसे अमेरिका से दुश्मनी के चलने में हमारे को कोई फायदा नहीं है। अभी नुकसान है, नफा है। बहुत समय हमें कई बार प्रैक्टिकली नफा नुकसान को अलग हटके सोचना पड़ता है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में। अमेरिका भी यही कर रहा है। अमेरिका क्या चाहता है कि हमारी रशिया से थोड़ा डिस्टेंस हो जाए, दैट इज देयर बेसिक नीड। वो चाहते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया इज ए वेरी पावरफुल कंट्री, वेरी बिग मार्केट, तो वो चाहेंगे कि इंडिया हमेशा एसोसिएटेड अलाइन रहे अमेरिकन पॉलिसीज के साथ में, और यही प्रेशर टैक्टिसेस है। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखने की बात है, और हो सकता है कि ये 18% हो सकता है वापस 2% पे भी आ जाए। ये हमारी नेगोशिएटिंग स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा आगे आने वाले समय में। और इस समय अभी आप नहीं है और इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। अभी पिक्चर क्लियर नहीं है और इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। बिल्कुल पिक्चर क्लियर नहीं। यस, बट डॉक्टर राम श्रीवास्तव, मैं आपसे अब ये समझूंगी कि बेशक अभी पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन देखिए हेडलाइंस तो आ चुकी हैं, टीजर रिलीज हो चुका है। अब इस टीजर के आधार पर आप क्या कहेंगे, सिर्फ बिजनेस तक ही ये डील सीमित रहेगी या फिर जियोपॉलिटिकली भी इसका एक असर देखने को मिलेगा? जैसे भारत रूस संबंधों की बात कर
लीजिए, भारत और चीन के संबंधों की बात कर लीजिए, क्या इन पर भी एक असर देखने को मिलेगा? देखिए, भारत और रूस के जो संबंध हैं वो इतने स्थायी हैं, इतने मजबूत हैं, इतने एक दूसरे पर विश्वसनीय हैं कि उन पर किसी तरह का किसी भी परिस्थिति में, किसी भी एटमॉस्फेयर में कोई अंतर नहीं आ सकता है। मैं जानता हूं, एक विदेश नीति के हिसाब से उसका आकलन करके मैं मजबूती के साथ कह सकता हूं कि रूस के ऊपर चाहे ट्रंप कहें, चाहे जिनपिंग कहें या और कोई शक्ति कहे, रूस और भारत के जो काट संबंध है वो ऐसा रहेंगे। रहा सवाल तेल खरीदने की, ये डिसीजन भारत सरकार के अलावा कोई नहीं ले सकता। हमको अगर रूस से तेल खरीदना है तो हम खरीदेंगे, नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदेंगे। हमको लेकिन इसका फिर अमेरिका के साथ संबंधों पर भी तो असर जा सकता है। अब क्या आपको नहीं लगता ये भारत के लिए फंसने वाला पॉइंट है? एक पेच में भारत फंस गया है कि अगर अमेरिका एक शर्त रख रहा है और भारत उस शर्त को नहीं मानता है तो अमेरिका के साथ जो संबंध है वो फिर से व्यापारिक तौर पर तनावपूर्ण हो जाएंगे, जैसे बीते एक साल में देखे गए। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। हकीकत यह है कि आत्मनिर्भर भारत होता जा रहा है, आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है, जल्दी ही तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। और कोरोना के काल में जब पूरी दुनिया की जो जीडीपी है नीचे जा रही थी, विकास दर नीचे जा रही थी, एकमात्र हमारा देश था कि हमने उस संकट को पार करके दूसरे देशों को भी मदद की, आगे बढ़ गए। ये पर्याप्त इंडेक्स है जो ये बताता है कि 2047 में भारत को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनने में कोई नहीं रोक सकता है। ये चीज आर्थिक सर्वेक्षणों में भी पता लग चुकी है और राजनीतिक विश्लेषक जो दुनिया भर के हैं वो भी मान चुके हैं। यही एक कारण है और इसका स्पष्ट उदाहरण है जो शंघाई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन SCO की मीटिंग में जब पुतिन और जिनपिंग के साथ मोदी जी मिले थे, तभी से अमेरिका को अपनी हकीकत समझ में आ गई थी कि भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। न केवल इतना, आज ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि अगर भारत का सहयोग अमेरिका को न हो, एक बार अमेरिका का सहयोग हमको नहीं मिले, चल जाएगा। हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, हमको वहां का अनाज नहीं चाहिए, वहां का कुछ नहीं चाहिए। और इस डील में भी किसी भी कीमत पर हमारे जो सरकार के प्रतिनिधि हैं वो कह चुके हैं कि किसानों का किसी तरह का हित नहीं होगा। देखिए, मुस्कुराना, हंसना, माहौल उड़ाना, ये तो एक राजनीतिक धर्म बन गया है। ये कह देना कि ये तो गुब्बारा है और गुब्बारा फट जाएगा और इस तरह की ये डरपोक है और ये तो चोर हैं, इस तरह की बातें करना एक स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए और स्वस्थ प्रजातंत्र की एक वरिष्ठतम पार्टी के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। और उससे मतदाता जो है छिड़क रहा है, पसंद नहीं कर रहा है, हास्य हो रहा है। और यही एक कारण है कि कुछ राजनीतिक पार्टियों को उसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। आज जो मतदाता है वो सिर्फ एक चीज चाहता है, देश विकास करे या ना करे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम कितने आगे बढ़ रहे हैं। आज अर्मेनिया में हमारा क्या समझौता हो रहा है। जावेद अंसारी जी की ऑडियो प्लीज। जावेद अंसारी जी, पहले प्लीज अपनी ऑडियो अनम्यूट कीजिए, तभी आपकी आवाज आ पाएगी। देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज है कि हमारी जो आज स्थिति है, आज जो हमारी कुछ कहना चाहूंगा, वो दुनिया में बहुत बेहतर है और बहुत होने वाली है। हाँ। इसको हम राजनीतिक दृष्टि से ना देखें, इसको हम राष्ट्र हित की दृष्टि से देखें। जावेद अंसारी जी, राम श्रीवास्तव जी क्लियर कह रहे हैं कि इसको राष्ट्र हित की दृष्टि से देखा जाए, राजनीतिक दृष्टि से ना देखा जाए। तो क्या सिर्फ विपक्ष को मुद्दे चाहिए कि राजनीति करनी है, सरकार पर निशाना साधना है, सवाल खड़े करने हैं? क्या एकजुट होकर देश के लिए बात नहीं हो सकती कि हाँ ये डील बड़ी है, इससे इस सेक्टर में हमें फायदा हो सकता है? आप आइडियाज भी तो दे सकते हैं ना, सो दैट की चीजें और इंप्रूव हो। ठीक है, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है बात की, आप अपनी बात रखिए। हाँ, मैंने आपके सामने आंकड़े रखे, मैं तथ्यों पे बात करता हूं, मैं हवाई बातें नहीं करता हूं। मैंने आपको बोला भारत जो है 0 से 3% टैरिफ देता था, अब 18% टैरिफ देगा। ये जीत है या हार है? बताइए, एक ही पॉइंट है ये, बताइए जीत है या हार है हमारी? दूसरी इसको भी छोड़ दीजिए। फिर ये बताइए, ट्रंप कह रहा है कि $500 बिलियन का सामान जो है आपको आयात करना पड़ेगा अपने देश में। ये तो राष्ट्रपति कह रहा है ना। डील किसके बीच में हुई? अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में, भारत के।
वो कह लिख रहा है वो कह रहा है लेकिन भारत की तरफ से भी तो है ना कि अभी रुख स्पष्ट नहीं है, इसका हमें इंतजार करना होगा। ये भी तो देखिए ना कि भारत की तरफ से भी कोई रुख स्पष्ट नहीं किया गया है, इसका हमें इंतजार करना होगा। आ रही हूँ अमित तिवारी जी, आप ही आंसर करेंगे इसके बाद। भारत जब कह रहा है कि हमारा रुख स्पष्ट नहीं है, इंतजार करना होगा, तो देखे ना ट्रम्प तो कुछ भी लिखते रहेंगे। ठीक है, वो राष्ट्रपति है, वो कुछ भी आदमी नहीं है। और सर, उनका जवाब वन साइडेड लिख रहे हैं ना, दोनों तरफ से तो नहीं आई ना बात। ये गलत तरीका होता है, ये गलत तरीका होता है। आप मुझे 1 मिनट तो देंगे ना बोलने के लिए। बोलिए, अपनी बात रखिए, नाराज मत होइए, रखिए। ठीक, सॉरी, मैं कह रहा हूं कि तथ्यों पे बात रख रहा हूं। पिछले 8 महीने में आपको पता है कितने बिलियन डॉलर बेचे गए भारत सरकार के द्वारा? 35 बिलियन डॉलर बेचे गए, लगभग 3 आपकी ऑडियो प्रॉब्लम कर रही है, प्लीज थोड़ी सी पीसीआर ऑडियो बढ़ाई जाए जावेद अंसारी की। 200 लाख इस देश पे लोन है, 10 लाख करोड़ के पिछले 10 साल में फ्रॉड है। एनपीए बढ़ के 12 लाख करोड़ दिया है, 10 लाख करोड़ के बैंक फ्रॉड इस देश में। आर्थिक स्थिति है हमारी। पहले नोटबंदी से पहले मार्केट में कैश सर्कुलेशन जो था वो 16 लाख करोड़ था, आज 31 लाख करोड़। कहां पे हमारी आर्थिक स्थिति? तो क्या कह रहे हैं कि हम 47 में विश्व गुरु बन जाएंगे। आज की बात करो ना, आज की बात करो, आज क्या स्थिति है हमारे देश की? जो ट्रम्प कह रहा है वही हम किस बात के लिए डरे हमें? अब वो कह रहे हैं हम जो हम चाहेंगे, हम आत्मनिर्भर बन गए। बहुत बढ़िया, यूट्यूब चल रहा है जिसपे आपकी डिबेट लाइब्रेरी वो बंद हो जाएगा, फेसबुक अमेरिका से चल रहा है वो बंद हो जाएगा, ये जूम मीटिंग ये सब बंद हो जाएगी, जीमेल गूगल में सब बंद हो जाएगा। आप अमेरिका निर्भर बन के रह गए हैं, क्योंकि हमने अपने देश में कुछ नहीं बनाया पिछले 10 सालों में। जुमलों के अलावा इस देश में कुछ नहीं मिला। आज की जो स्थिति है, ये खेती किसानी जितनी भी देश में हो रही है उसकी हत्या करने वाला एग्रीमेंट है। ये उसकी हत्या करने का है। जितने भी हमारे मजदूर हैं, जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। काम मिलेगा, कैसे मिलेगा? बिलियन का करेंगे, जीएसटी शुल्क देंगे, मतलब ठीक है। आपकी ऑडियो में भी थोड़ी सी दिक्कत है जावेद अंसारी जी, लेकिन आपकी बात हम समझे कि जुमलों के अलावा कुछ नहीं मिला है। और अमित तिवारी जी जो कि सरकार का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, मौजूद हैं, तो अमित तिवारी जी ही इसका बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। अमित तिवारी जी, बीते 10 सालों में जुमलों के अलावा कुछ नहीं मिला। आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, लेकिन सारी चीज़ें आप बाहर के इस्तेमाल करते हैं। आत्मनिर्भर भारत के तौर पर आपके पास क्या है? और अभी भी अगर ट्रम्प कुछ लिख रहे हैं तो हवाई तो नहीं लिख रहे होंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात में दम होगा जो वो लिख रहे हैं। तो भारत अपना रुख कब स्पष्ट करेगा? और अगर वाकई में इस डील में इतना दम था, इतनी सारी चीजें थी, तो ये डील इतने समय से रुकी क्यों हुई थी? मोनिका जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी और उनके प्रवक्ता जहां भी होते हैं, जो भी देश के हित में बात करता है, जो देश के पक्ष में बात करता है, उसका मखौल उड़ाना, उसके मजाक करना, ये कांग्रेस पार्टी करते आई है। पर देश की जनता ने क्या कहा? देश की जनता ने कांग्रेस को कहा कि क्रिस का गाना सुनेगा, और क्रिस का गाना सुनाया महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में, बिहार में। अभी निकाय हिटलर भी चुनाव जीतता था, हिटलर भी बहुत चुनाव जीतता था, हिटलर भी बहुत चुनाव जीतता था। जब गठबंधन क्रिस का गाना सुनिए, आपसे कुछ होने वाला नहीं है। देश की जनता ने मान लिया है कि कांग्रेस पार्टी, वो पता लग गया देश को किसने सरेंडर किया, किसने देश को आर्थिक गुलाम बनाया, देश को गिरवी रखने वाले लोग। अपने समय पर बात कीजिए, अपने समय पर बात कीजिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। दूसरी बात, जिन्होंने कहा कि करारा जवाब दिया जाएगा। जब गुब्बारा भाई साहब, जब भी झूठ बोलोगे उसको फोड़ा जाएगा, किया जाएगा। आज देश की हालत यह है, जो ट्रम्प कहता है मोदी जी कहते हैं, ये तब होता है, तब होता है जब आपके पास झूठ ना हो, ट्रम्प आपके पास कहने के लिए कुछ ना हो, और आप डिबेट को डिरेल करना चाहते हो, ये तब आपका ये रणनीति रहती है। आप इसमें देखिए मोनिका जी, इस तरीके से डिस्टर्ब करेंगे। जावेद अंसारी जी, प्लीज रिक्वेस्ट। जावेद अंसारी जी, देखिए, जब आपसे सवाल किए जा रहे थे तब आप कह रहे थे मुझे मेरी बात पूरी रखने दीजिए, तो आप उनको पूरी बात रखने दीजिए। आपने सरकार पर एक के बाद एक कई सवाल दागे, उन्हीं सवालों का वो जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अभी इन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का भी इन्होंने मजाक उड़ाया। कल तक हम SAP ERP यूज करते थे। मोनिका जी, अगर आप एक कंपनी में काम करती हैं, कॉर्पोरेट में काम करती हैं, आपके कंपनी में भी SAP ERP यूज होता है, नॉर्मल हमारी कंपनीज में भी होता है। आज अगर आप अखबार खोलें तो बहुत बड़ा पेज पे ऐड है जोहो ERP का। तो क्या हम
एक बहुत बड़े चेंज की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। कल तक हम डिफेंस में 0 एक्सपोर्ट करते थे, आज 24 हजार करोड़ का अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या ये बदले हुए भारत की तस्वीर नहीं है? और इन सब चीजों के बावजूद अगर कोई इसको देखना ना चाहे, आंख बंद करके बैठा रहे, तो उस पर उसको कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर कोई आंख बंद करके ड्रामा करना चाहे तो उसकी कोई बात नहीं की जा सकती। पहले दूसरी बात, तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा और अपनी बात को विराम करना चाहूंगा कि इस डील से जो कहा जा रहा है कि 3% हम देते थे, कहां 18%। अरे जब ट्रंप आए जब प्रेसिडेंट बनकर ऑफिस उन्होंने संभाला तो उन्होंने पूरे विश्व का टैरिफ बदल कर रख दिया। आप बोलिए ना उसने किस देश का नहीं बदला? तो क्या तब आपने इस तरीके की परिस्थितियों के लिए आपने तैयारी करके रखी थी? क्या आपने अपने एसेट्स को यूएस में महफूज करके रखा था? इसका किस तरीके से जवाब दिया जाए? कोई जवाब नहीं था आपके पास। मोदी जी के तो के नाम पर के साथ मोदी जी ने प्रचार किया, मोदी जी ने प्रचार किया, डोनाल्ड ट्रम्प चिल्लाइए मत। तो ट्रम्प के साथ खड़े होकर आपने डेड इकोनॉमी बोला अपने देश को, शर्म आनी चाहिए। ट्रम्प के साथ खड़े होकर आपने डेड इकोनॉमी को, देखिए बीच में इस तरीके से चिल्लाएंगे तो आपकी बात भी समझ में नहीं आएगी और मेरी बात भी आपको समझ में नहीं आएगी। जावेद अंसारी बोलने तो दीजिए। 100 करोड़ रुपया लगाते हैं। देखिए मोनिका जी, ये इसी तरीके से उनके पास कहने के लिए है क्या? इन्होंने 70 साल तक देश पर राज किया। दीजिए ना एक सार्थक चर्चा, मैं एक सार्थक चर्चा चाहती हूँ, सिर्फ बहसबाजी में समय 2013 बिल्कुल मोनिका जी, 2013-14 में हमारा एक्सपेंडिचर जो था वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2 लाख करोड़ का था। आज हम 12.5 लाख करोड़ कर रहे हैं। क्या ये देश की तस्वीर को नहीं दिखलाता है? तो जो आंख बंद करके इसको नकारते रहे उनके सामने उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि वो बैठकर क्रिस का गाना सुने, इसके अलावा कोई काम नहीं करना है। बस आप बैठकर राहुल गांधी के साथ क्रिस का गाना सुनिए, उसके अलावा आपका कोई काम नहीं है देश में। उसके अलावा हर पार्टियों में जाइए, आप पार्टियों में जाइए, नाइट क्लब्स में जाइए, राहुल गांधी किसी सफेद पाउडर का सेवन करते हैं वो कीजिए, जो करना है आप कीजिए, देश की राजनीति से दूर रहिए, देश को क्षमा कीजिए, यही आपसे कहना है। आप लोगों से अरे भाई साहब, किसको बोल रहे हैं? जावेद अंसारी जी, कई बार ऐसा लगता है कि सिर्फ सवाल उठाने के लिए सवाल उठाए जा रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि सवाल उठाने के लिए सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर आप इमेज एक सेकंड, कई बार महसूस हो जाता है कि सवालों का भी अकाल पड़ गया। अगर आप ये भी कहते हैं कि दबाव का परिणाम है, या आप ये भी कहते हैं जावेद अंसारी जी, कांग्रेस ये भी कहती है अगर कि इमेज का गुब्बारा जल्द फूट जाएगा तो किस बात की इमेज? हमने अभी इतनी बड़ी डील ईयू हमारे साथ हुआ, इतनी बड़ी डील हमें मिली जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स, फादर ऑफ ऑल डील्स, तमाम तरह की संज्ञाएं दी जा रही हैं। ठीक है, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, चौथी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं, हम लेकिन विजन लेके चल रहे हैं। आपने ईयू की डील की बात की, ईयू की डील की बात की, अभी एफटीए हुआ था यूके के साथ, क्या हुआ? वकी कारें और शराब सस्ती कर दी मोदी जी ने, हमारा क्या सामान बिक रहा? ठीक है, आपके इस आंसर का जवाब राम श्रीवास्तव जी दे रहे हैं। आपके इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं राम श्रीवास्तव जी। राम श्रीवास्तव जी बोलिए। देखिए, मैं राजनीतिक स्तर से ऊपर उठकर एक आम नागरिक की भावना आपके सामने पेश कर रहा हूँ। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी पार्टियां हो, विरोधी दल की, सबकी एक आवाज जरूर उठती है कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगार बढ़ गई। अरे भाई, आप किसी गांव में जाकर तो देखिए, आज से 10 साल पहले हर गांव में बैलजोड़ियां होती थी, बैलगाड़ियां होती थी। आज आप जरा विजिट तो करिए, आपको मुश्किल से 20% बैलगाड़ियां मिलेंगी। सब जगह ट्रैक्टर है। आज की तारीख में 70% से ज्यादा गांव के लोगों के पास ये 2 व्हीलर है, मोटरसाइकिल है। आखिर परचेजिंग का मेहरबानी करके आप चुप रहिएगा, मेहरबानी करके मुझे बता देने दीजिएगा। बोलिए आप। देखिएगा, आज की तारीख में अगर महंगाई बढ़ी है तो परचेजिंग कैपेसिटी भी बढ़ी है। आज अकेले मैं इंदौर शहर में हूँ, यहाँ 45 लाख की आबादी है। उस 45 लाख की आबादी में 22,60,000 व्हीकल्स मौजूद हैं। तो लोगों के पास पैसा है, आप किसी भी झोपड़ी में चले जाइए, टीवी मिलेगा, गरीब से गरीब लोगों के पास जाइए, मोबाइल मिलेगा। ये सब कहाँ से परचेज किए?
क्या चोरी करके लाए? उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है और ये इस बात का संकेत है कि देश जो है विकास कर रहा है, तेजी से करेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। आप कितनी भी आलोचना करिएगा, लेकिन जनता जो देख रही है वो विकास देख रही है, डेवलपमेंट देख रही है और 2047 का जो स्वप्न है वो पूरा होगा। आप कितनी भी बद्दुआएं दीजिए, भारत आज अंतरिक्ष में बढ़ रहा है, बद्दुआएं कोई नहीं दे रहा है, हम हर दुआएं दे क्षेत्र रहे हैं में देश बढ़ रहा को। है। बद्दुआएं तो देश को गिरवी रखने वाले करें, जो जिन ठीक है। लोगों ने देश को एक बार गिरवी रख फटाफट दिया, मैं अनिल जैन जी के बिल्कुल पास गलत आना है चाहती हूँ। वो देश के गिरवी दुश्मन रखने है। का। कांग्रेस ने देश को बनाया 800 है। टन आप जाके 800 जिस टन यूनिवर्सिटी सोना में हमारे पढ़ोगे, पास वो है। कांग्रेस ने बनाई 10 होगी। साल पहले ये घटकर 240 टन रह गया था। ठीक है अनिल जैन जी डेवलपमेंट की बात, विजन 2047 की बात, तो अब ये जो डील जिसको लेकर बेशक जो पूरे कागज है, सारी चीजें हैं वो सामने नहीं है, जिस तरीके से आपने पहले भी कहा था, और वो फैक्ट है, रियलिटी है, बट अगर हम समझें, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि इससे किसानों को फायदा होगा, क्या किसानों को वाकई में फायदा होगा? और फायदे की जब हम बात करते हैं तो क्या जो छोटे कारोबारी हैं, एमएसएमई है, क्या इनको फायदा होगा या फिर जो बेनिफिट है वो सिर्फ बड़े उद्योगों तक, बड़े कारोबारियों तक सीमित रह जाएगा? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं इस तरह से दूंगा कि आज की तारीख में हम जो भी ग्रोथ कर रहे हैं, 7%, 8% जीडीपी कर रहे हैं, ये हम आइसोलेशन में नहीं कर सकते, हम अपने आप को अलग रख के नहीं कर सकते। हमारा जुड़ाव होगा चारों तरफ, हमारे जो ग्रोथ है वो इंटरडिपेंडेंट ग्रोथ है। चलिए एक फील्ड लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी डेवलपमेंट होता है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट में हो, चाहे एयरक्राफ्ट लाने हो, चाहे वो पानी का जहाज लाना हो, कुछ भी करना हो, तो हमें फॉरेन का कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए। अमेरिका इज ए बिग ट्रेडिंग पार्टनर। डिफेंस है, डिफेंस में इतना इक्विपमेंट हमारा अमेरिका से आता है, आज उसके लिए हमें स्पेयर्स चाहिए। और अगर स्पेस में जाएं, स्पेस की टेक्नोलॉजी की बात करें, तो हमारा रेगुलर कोऑपरेशन का एग्रीमेंट है, हम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं स्पेस में। इसी तरह से जितना भी हमारा आज का 90%, 95% जो ट्रेड है वो डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रेड है। तो इसलिए अमेरिका को अवॉइड करना। बात करते हैं अभी कम्युनिकेशन की। अभी भाई साहब ने कहा जी वो इंटरनेट बंद कर सकते, बिल्कुल कर सकते, उन्होंने ईरान का इंटरनेट बंद कर दिया, तो क्या किसी उस पावरफुल कंट्री को एक्सेप्ट करने में हमें क्या तकलीफ है? हम ग्रो कर रहे हैं, अभी हम अमेरिका बने नहीं है। अब अमेरिका बनने, जब हम बनेंगे तब अमेरिका की तरह लेकिन उम्मीदें कई हैं इस डील से, और देखना होगा कि इसके जो असल परिणाम है वो क्या निकलकर सामने आते हैं। और सच और हकीकत के बीच में जिस तरीके की एक लाइन अभी नजर आ रही है, वो लाइन भी जल्दी उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगी जब सारे कागज, पूरा एग्रीमेंट सामने आ जाएगा। फिलहाल आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दूरगामी परिणाम इस डील के हो सकते हैं, विपक्ष इस पर अपनी राजनीति कर रहा है, लेकिन अभी कुछ भी कहना फौरी तौर पर पुख्ता नहीं होगा, सही नहीं होगा, क्योंकि अभी भारत का रुख पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुआ है, खास तौर पर जब रूसी तेल वाली शर्त की बात निकलकर सामने आ जाती है।